नमस्कार। फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ ये ऐसे आज अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसा कि सबसे पहले हम अबाउट दी ऑथर पढ़ते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी लेंगे बेकन के बारे में। तो आ जाइए आप लोग यहाँ पर। देखिए बेकन का थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा देख लेते हैं। ये इंग्लिश जो रेनेसा है इसके इन्फ्लुएंशियल थिंकर रहे हैं, है ना। आप मोटा मोटी दिमाग में ये बात रखिए कि ये कौन से दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इंग्लिश रेनेसा दौर जो है, ठीक है, उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ फिलोसोफर, ये एक दार्शनिक, स्टेट्समैन, राजनीतिक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक भी थे भैया, एंड एसेइस्ट, निबंधकार भी थे, who laid the foundation of modern scientific thinking and empirical philosophy। याद रखिए, दार्शनिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, निबंधकार भी हैं, जिन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक थिंकिंग और एम्पेरिकल फिलोसफी की नींव रखी थी, है ना। इनको फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म भी इनको कहा जाता है। अब चलिए कुछ मुख्य जो जानकारी है पॉइंट वाइज हम ले लेते हैं। जैसे बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में, तो बर्थ की बात करें तो 22 जनवरी 1561 को इनका जन्म होता है लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। इनके पिता का नाम सर निकोलस बेकन था, जो कि लॉर्ड कीपर थे ग्रेट सील के और इम्पोर्टेंट अधिकारी थे, ठीक है, एलिजाबेथ जो फर्स्ट जो महारानी थी उनके दरबार में। और इनकी माँ जो थी, इनका नाम था एन कुक बेकन, ठीक है, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और शास्त्रीय जो भाषाएं हैं अर्थात लैटिन इत्यादि जो लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेज इनकी, ठीक है, उनमें काफ़ी इनका दबदबा था, काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी। एजुकेशन की बात करते हैं तो ये कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसके तहत कॉलेज आती है, ट्रिनिटी कॉलेज, उससे 12 वर्ष की आयु में प्रवेश पा गए थे, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अरिस्टोटल को पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल जो कि एक पारंपरिक दार्शनिक है, ऐसे पारंपरिक दार्शनिक लोगों से ये असंतुष्ट थे, ठीक है। ही बिकेम डिससेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल स्कॉलास्टिक फिलोसफी, इनसे असंतुष्ट थे और इसी असंतुष्टि ने इनको न्यू साइंटिफिक मेथड जो कि बेस्ड है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि आप क्या करें, ऑब्जर्व करें, आकलन करें, प्रयोग करें और फिर आप उस प्रयोग के परिणाम से संतुष्ट हैं तो फिर आप किसी थ्योरी का निर्माण करें। तो इस प्रकार की जो ये जो न्यू साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, इसकी तरफ उन्मुख कर दिया उस असंतुष्टि ने जो इसको अरिस्टोटल जैसे पारंपरिक स्कॉलास्टिक विद्वानों से मिली थी। पॉलिटिकल कैरियर भी इनका रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है। किंग जेम्स फर्स्ट जो हैं, ठीक है, उनके काल में इनको उच्च पद इनको मिले, जैसे अटॉर्नी जनरल बने थे 1613 में, लॉर्ड कीपर बने थे 1617 में और लॉर्ड चांसलर बने थे 1618 में, है ना। लेकिन ये अत्यधिक व्यावहारिक व्यक्ति हैं, इमोशनल नहीं है, व्यावहारिक प्रैक्टिकल बंदा है। और बेकन के बारे में ये बात कही भी जाती है कि आप बेकन को पढ़ लीजिए, फिर आपको दुनियादारी सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकेले बेकन को पढ़ लीजिए। तो ऐसे ही ये खुद भी थे। इतने बड़े पदों पर रहने के बाद में कोई व्यक्ति, इस जैसा व्यक्ति, बेकन जैसा व्यक्ति भ्रष्टाचार ना करे संभव नहीं है। तो वैसा इन्होंने किया, भ्रष्टाचार किया, ठीक है। जज के पद पर रहते हुए रिश्वत ली और फिर पकड़े भी गए। यही घटना है 1621 में। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी, इन पर करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार और ब्राइबरी अर्थात रिश्वत लेने के आरोप इन पर लगे। रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस एंड पद, पोस्ट, और ये जो इनके पद थे इन पदों से इनको फिर हटा दिया गया। एंड लेटर, बाद में, डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग एंड फिलोसफिकल वर्क। फिर इसके बाद में जब बदनामी हो गई तो इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया, लेखनी पकड़ ली, कलम पकड़ ली और अपने
लेखन कार्य में लग गए, फिलोसॉफिकल वर्क में लग गए। ठीक है, तो ये है बेकन। बेकन के बारे में आगे चल करके अलेक्जेंडर पोप ने भी कुछ कहा था, मुझे पंक्ति याद आती है कि ही इज द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, बट द मीनेस्ट। कि बेकन क्या है? द वाइजेस्ट पर्सन, जैसा कि मैंने आज तक देखा है। ठीक है, पोप कहता है आज तक मैंने जितने लोग देखे उनमें सबसे द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, बट द मीनेस्ट। लेकिन सबसे नीच गया बीता आदमी है ये। वाइजेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, लेकिन मीनेस्ट है, नीच भी है। ये बात कही थी बेकन के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी एंड साइंस। फिलोसफी साइंस में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है? तो भैया फिलोसफी के नाते इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी इनको कहा जाता है। एम्पिरिज्म क्या है? कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर परिणामों पर यकीन करो। तो ही एम्फसाइज्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग पर इन्होंने एम्फसाइज किया, जिसका मतलब होता है कि नॉलेज शुड कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस रादर देन ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। कि आप किसी चीज पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें, पहले क्या करें? ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट करें, जो प्रमाण मिले, सबूत मिले, फिर उनके आधार पर आप क्या करें? अपने निष्कर्ष को निकालें। यही चीज क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है, एम्पिरिसिज्म है। इसलिए इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। हिज फेमस वर्ब नोवम ऑर्गनम, जो कि 1620 में आया था, ठीक है, एक्सप्लेन्स हिज साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिसाइजेज ओल्ड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। जो पारंपरिक पुराने जो दार्शनिक जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उनकी आलोचनाएं इस नोवम ऑर्गनम में प्रस्तुत करी गई है। इन आलोचनाओं के साथ ही साथ में इनके जो साइंटिफिक मेथड है उनका जिक्र भी इस पुस्तक में किया गया है। इंग्लिश लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो भैया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है ग्रेटेस्ट एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इनको कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे जो है वो आपका चार्ल्स लैम है। ठीक है, और फादर ऑफ ऐसे, इंग्लिश ऐसे नहीं, केवल ऐसे, ये यदि नाम आ जाता है तो फिर फ्रेंच राइटर मोंटेन जो है उनका आपको नाम लेना है। क्लियर? चलो, और फादर ऑफ पीरियडिकल ऐसे की बात आती है तो पता ही आपको किसका नाम लेना है, एडिशन का नाम लेना है, पहले बता रखा आपको। इनके निबंध जो है कंसाइज होते हैं, अफोरिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डायडेक्टिक अर्थात शिक्षाप्रद होते हैं। अफोरिस्टिक का मतलब कम शब्दों में अधिक बात कहना, अर्थात कंसाइज रखना। तो संक्षिप्त होते हैं, छोटे होते हैं, कम शब्दों में अधिक बात कहते हैं, व्यावहारिक होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं। और इनके निबंधों में प्रैक्टिकल विजडम किसके बारे में? अबाउट ह्यूमन लाइफ, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट मॉरलिटी एंड अबाउट सोसाइटी। अर्थात समाज, नैतिकता, राजनीति, मानव जीवन के बारे में जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दुनियादारी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इनके निबंधों में हमें देखने को मिलती हैं। इनकी लिटरेरी स्टाइल जो है कॉम्पैक्ट है, एपिग्रामेटिक है, कम शब्दों में अधिक बात। ठीक है, हिज सेंटेंसेस आर शॉर्ट, सेंटेंसेस आपको शॉर्ट मिलेंगे लेकिन अर्थ उनका विस्तृत मिलेगा। रिच का मतलब समृद्ध या विस्तृत से है। ही ऑफन यूजेस अफोरिज्म, अफोरिज्म का अक्सर ये प्रयोग करते रहते हैं। अफोरिज्म क्या है? वाइज मेमोरेबल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वाइज और मेमोरेबल स्टेटमेंट जो कि सेंटेंस छोटे होते हैं, मीनिंग बड़ा निकलता है। जैसे नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अब इस सेंटेंस को आप कितना भी विस्तार दे सकते हैं। मेजर वर्क्स की बात करें तो एसेज नाम से इनका कलेक्शन आया था।
ठीक है, बाद में इसको विस्तार दिया जाता है। कैसे कैसे विस्तार दिया गया आगे बता दूंगा अब आपको। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में आती है, नोवम ऑर्गनम 1620 में है, न्यू अटलांटिस 1627 में। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अपना ताल्लुक इससे ज्यादा रहेगा। एसेज ये 1597 में आया था पहली बार। ठीक है, बाद में इसका विस्तार होता है 1625 में, आगे भी होता है, वो अभी आपको बताऊंगा विस्तार से। पहले ये देख लो, 9 अप्रैल 1626 को इनकी डेथ हो जाती है निमोनिया से। ठीक है, अब चलो आगे। ऐसे कलेक्शन ऑफ फ्रांसिस बेकन, इस पे आ जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क्स ऑफ द इंग्लिश रेनेसा इन्होंने लिखे हैं अपने निबंधों के तौर पे। ठीक है, और टाइटल क्या दिया है अपने संकलन का, निबंधों के जो संकलन है उनका टाइटल क्या दिया, एसेज। और इसको बार बार रिवाइज किया। पहला एडिशन जो आता है वो 1597 में आता है, जिसके अंदर 10 एसेज हैं। और हमारा ये ऐसे ऑफ ट्रुथ, ये इसका पार्ट है, याद रखना। ये 1597 में जो 10 निबंध आए थे उनमें ऑफ ट्रुथ भी था। ठीक है, ये कौन कौन से थे देखो, ऑफ स्टडीज, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ सेरेमनीज एंड रिस्पेक्ट्स, ऑफ फॉलोवर्स एंड फ्रेंड्स, ऑफ स्वीटर्स, ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, ऐसे करके ये सारे इसमें आ जाते हैं। ओके, फिर सेकंड एडिशन आता है 1612 में, जिसमें 38 एसेज हैं। और फाइनल एडिशन जो आता है 1625 में आता है, इसमें 58 एसेज है। पहले वाले में 10 हैं, दूसरे वाले में 38 हैं, और तीसरे वाले में 58 हैं। ठीक है, ये 38 के अंदर पहले वाले के 10 निबंध भी शामिल हैं, और इस 58 के अंदर पहले वाले जो 38 है ये इसके अंदर शामिल है, इंक्लूड हैं, याद रखना। ओके, अब इनके फेमस कौन से हैं, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ये ऑफ है ना। और लगभग क्या सारे ही ऑफ से स्टार्ट होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ से स्टार्ट होते हैं। इनके निबंधों की विशेषता जो है वो जरा देख लीजिए। अफोरिस्टिक होते हैं, यानी शॉर्ट वाइज स्टेटमेंट, कंसाइज होते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, डाइडेक्टिक यानी शिक्षाप्रद होते हैं, प्रैक्टिकल विजडम इसमें भरपूर भरी रहती है, ह्यूमन नेचर, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, डेली लाइफ, सोसाइटी, इनके बारे में ज्ञान देते रहते हैं। और इनके निबंधों को अक्सर काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल कह करके डिफाइन भी किया जाता है, जिसका मतलब होता है दे गिव प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, अबाउट दी ऐसे ये देखो, ऑफ ट्रूथ इंट्रोडक्शन देख लो। ऑफ ट्रूथ इज द फर्स्ट ऐसे इन बेकन्स फेमस कलेक्शन एसेज। इसका पहला ही पहला निबंध है। पहली बार ये 1597 में पब्लिश होता है, बाद में सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन उनमें भी क्रमशः 1612 और 1625 में पब्लिश होता है। इस निबंध के अंदर बेकन जो है डिस्कस करता है किसको, द नेचर, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में सत्य जो है उसका नेचर क्या है, वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको ये डिस्कस करता है। साथ ही साथ में ही एक्सप्लेन्स व्हाई मैनी पीपल प्रीफर लाइज और इल्यूजन्स इंस्टेड ऑफ ट्रूथ। साथ ही साथ में वो इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में सत्य की बजाय इल्यूशन अर्थात भ्रम अर्थात झूठ जो है उसको महत्व देते हैं सत्य की बजाय। बेकन कॉन्क्लूड्स दैट, फिर निष्कर्ष ये निकालता है कि ऑल दो ट्रुथ में सीम हार्श, कि भले ही सत्य जो है दिखने में हार्श दिखता हो, इट गिव्स डिग्निटी, लेकिन ये आपको सम्मान देता है, एंड मोरल स्ट्रेंथ टू ह्यूमन लाइफ, ये हमारे मानव जीवन को एक नैतिक ताकत देता है, एक सम्मान के साथ जीने का रुतबा देता है। फॉर्म की बात करें तो अफोरिस्टिक फॉर्म अभी यह शॉर्ट कॉम्पैक्ट है। ठीक है, बेकन के निबंध जो है चार्ल्स निबंध से या चार्ल्स लैम्ब से यदि आप तुलना करो तो दोनों ही विपरीत हैं। चार्ल्स लैम्ब के निबंध बड़े बड़े आपको मिलेंगे, लगभग 4-5 पेजेस में कम से कम मिलेंगे। बेकन का जो होता है आधे पेज में मिल जाएगा, 1-1.5 पेज में पूरी बात निपटा देता है, लेकिन इसको जब एक्सप्लेन करने निकलोगे तो 4-5-10 पेज भर जाएंगे उसके। It contains short, compact and epigrammatic statements that express deep ideas. Okay? Bacon follows the formal और impersonal essay form. देखो formal form है जिसको impersonal essay form भी कहा जाता है,
अर्थात ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये खुद की बात नहीं करता, ठीक है, दुनिया की बात कर रहा भाई, है ना। यहाँ पर आई वी जैसे नैरेटर्स जो है वो यूज नहीं होते हैं। वेयर द राइटर एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल आइडियाज रादर देन पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सल आइडियाज जिसकी इसमें बात हो रही है। ये ऐसे शिक्षाप्रद हैं, डायडेक्टिक हैं, जिसका मतलब होता है टू टीच मॉरल एंड फिलोसफिकल लेसन्स, ये हमें कोई ना कोई नैतिक या दार्शनिक जो सबक जो है, सीख जो है जरूर सिखाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो देख लेते हैं। ओपनिंग क्वेश्चन, शुरुआत में ये मतलब क्या करते हैं, लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज, अपने विचारों को तार्किक रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे ओपनिंग क्वेश्चन, शुरुआत में एक सवाल ये उठाते हैं, ठीक है, ये पायलट का एक प्रश्न है, बाइबल में जिक्र है पायलट का, है ना, कि सत्य क्या है। इस प्रश्न से, व्हाट इज ट्रूथ, इस प्रश्न से ये अपने निबंध को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन लव फॉर लाइज, इंसान जो है उसको झूठ से बड़ा प्रेम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ्स, अलग अलग प्रकार के झूठ जो हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ ट्रूथ, सत्य का महत्व क्या है, मॉरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, और फिर यहाँ पर इसको खत्म करेंगे। तो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लॉजिकल वे में कोहेरेंटिक कोहेरेंस के साथ में अपने थॉट्स को इन्होंने प्रस्तुत किया है। स्टाइल की बात करें तो कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट है, अफोरिस्टिक स्टाइल है, फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव है, थॉटफुल है, ठीक है। मेटाफर्स और इमेजरी का इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे इन्होंने सत्य की तुलना डे लाइट, दिन की रोशनी से करी है, और झूठ की तुलना जो है कलर्ड लाइट से करी है। लैंग्वेज जो है औपचारिक है, बैलेंस्ड है, रेट्रिकल है, ठीक है। और साथ ही साथ में लैटिन रेफरेंसेस, क्लासिकल अल्यूशंस, बिब्लिकल रेफरेंसेस का भी इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे इमेजरी का मैं एग्जांपल दूं तो सत्य की तुलना इन्होंने डेलाइट से करी है। झूठ की तुलना के लिए क्या कहा है कि झूठ क्या है, मिक्सचर ऑफ लाइज दैट गिव्स प्लीजर, झूठ एक ऐसी मिलावट है जो हमें आनंद देती है, इमेजरी का प्रयोग है। अब चलिए टेक्स्ट की तरफ बेटा आप लोग आ जाइए, ठीक है। सिंपलीफाई कर रहे हैं इसको, हर चीज को एक्सप्लेन करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और कुछ आसान लैंग्वेज में भी। शुरुआत में यहां व्हाट इज ट्रुथ, यहां से शुरू होता है टेक्स्ट। सैड जेस्टिंग, जेस्टिंग यानी मजाक करते हो, जोकिंग पायलट, ये बात किसने कही कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है, ये बात किसने कही, पायलट ने कही। ये पायलट कौन है भाई, है ये बाइबल से लिया गया कैरेक्टर है। एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, पायलट नाम का जो व्यक्ति है उसने पूछा क्राइस्ट से, जीसस क्राइस्ट से, सत्य क्या है, और ऐसा कह करके उसको उत्तर नहीं चाहिए था, उसको तो केवल सवाल दागना था, और ऐसा कह करके फिर वो चल देता यूं, मानो उसको उत्तर चाहिए ही नहीं था, इस तरह से वो चल देता है ना। तो व्हाट इज ट्रूथ, सैड जेस्टिंग पायलट, एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, स्टे एंड रुकना, ठहरना, फॉर एन आंसर, और उत्तर के लिए रुका नहीं, चल दिया। मीनिंग क्या है, पूरा नाम इस पायलट का है पोंटियस पायलट। उसने मजाक में या ताने में, ताना मारते पूछा जीसस क्राइस्ट से कि व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। बट ही डिड नॉट वेट टू हियर द आंसर, लेकिन जवाब सुनने के लिए वो रुका नहीं। एक्चुअल में ये अल्यूशन है जो कि बाइबल से लिया गया है, ठीक है। जो गॉस्पेल ऑफ जॉन, जॉन वाली जो बाइबल है, ठीक है, उसमें एक घटना है ये पायलट वाली, ठीक है, वहां का जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन, जॉन 18.38 जो कि बाइबल का हिस्सा है, उसमें से लिया गया है। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को जब सलीब पर लटकाया गया था तब की बात है। रोमन गवर्नर जिसका नाम था पोंटियस पायलट आस्क्ड हिम द क्वेश्चन, वो इससे ये प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है कि व्हाट इज ट्रूथ। आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन, और ये प्रश्न पूछने के बाद
पायलट डज नॉट वेट फॉर जीसस टू आंसर एंड इमीडिएटली लीव्स। पायलट जो है उसने इंतजार नहीं किया कि जीसस इस प्रश्न का उत्तर देगा और तुरंत वहां से निकल देता है। इन द सेम वे, बेकन कहना यह चाहता है, इन द सेम वे हम लोग ह्यूमंस, हमारी भी यही हालत है। ठीक है, हम सत्य के बारे में भले ही पूछते हो बट हमें उसका उत्तर नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है? इसी के इर्द गिर्द ये आपका निमन जो घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्टेनली देयर बी, बेकन कहता है निश्चय ही देयर बी, कुछ ऐसे लोग होंगे, निश्चय ही कुछ ऐसे लोग हैं, दैट डिलाइट, जिनको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, इन गिडीनेस। अब गिडीनेस क्या होता है? अस्थिर रहना या बिना स्थिर विचार के रहना, विचारों में डावाडोल होना, कभी इस विचार की तरफ, कभी इस तरफ, कभी सच की तरफ, कभी झूठ की तरफ, डावाडोल। ठीक है, वैसे गिडीनेस का मतलब चक्कर आना भी होता है ऐसे। ठीक है, तो यहां चक्कर आने से मतलब कभी इस विचार की तरफ, कभी इस विचार की तरफ। तो बेकन कह रहा है कि निश्चय ही इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको विचारों में अस्थिर होने में आनंद मिलता है। एंड काउंट इट अ बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब गुलामी, काउंट एंड मानना, टू फिक्स अ बिलीफ, और यदि वो किसी एक ही विचार पर अडिग रहें, फिक्स रहें, बिलीफ यानी विश्वास, विचार, तो वो इसको क्या कहते हैं कि किसी एक विचार पर रहना, इसका मतलब ये गुलामी है, ये बंधन है। अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग, एज वेल एज इन एक्टिंग। अब मतलब क्या है पूरे का ओवरऑल समझ लो कि देयर आर सम पीपल हु एंजॉय बीइंग अनसर्टेन एंड कंफ्यूज्ड, कि निश्चय ही इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको अपने विचारों में अनसर्टेन और कंफ्यूज रहना, अनिश्चित और असमंजस में रहना पसंद है। दे थिंक इट इज लाइक स्लेवरी टू होल्ड फर्म बिलीफ, एक दृढ़ विश्वास मन में बैठा करके रखना या एक विश्वास के ऊपर, विचार के ऊपर दृढ़ रहना, इसका मतलब गुलामी होता है। एंड दे वांट कंप्लीट फ्रीडम, और ऐसे लोगों को पूरी आजादी चाहिए, बोथ इन देयर थॉट्स एंड इन देयर एक्शंस। तो ऐसे लोग दिखावा करते हैं, अफेक्टिंग, दिखावा करते हैं कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए हमारे विचारों में, यानी हम विचारों में भी क्या रहेंगे भैया? अस्थिर रहेंगे। स्थिर रहने का मतलब हम गुलाम हो गए, और अस्थिर रहने का मतलब हम आजाद हैं। तो फ्री विल यानी पूरी स्वतंत्रता, इन थिंकिंग यानी विचारों में भी, एज वेल एज इन एक्टिंग, एक्टिंग यानी व्यवहार करना, कर्म करना। ठीक है, हमें कर्म और विचार दोनों में इस तरह की आजादी चाहिए, अस्थिरता चाहिए हमें, है ना। ये अस्थिरता ज्यादातर किस में मिलती है? नेताओं में मिलती है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज कहीं कुछ कह जाएंगे, खुद को याद नहीं रहता क्या बोल करके आए हैं, उस पर विचार करना तो बहुत दूर की बात है ना। तो इस तरह की बात इन्होंने कही है। फिर आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए दे रखी है, डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ इंग्लिश में भी दे रखे हैं, साथ साथ में मैंने हिंदी में भी आपके लिए रख रखे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। एंड दो द सेक्ट्स, सेक्ट्स यानी विचारधारा वाले समूह है, पंथ, जिसको पंथ कहते हो ना आप लोग, पंथ, पंथ क्या है? विचारधारा वाला कोई समूह है। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ दैट काइंड बी गोन, और इस प्रकार की जो विचारधारा रखने वाले पंथ जो है, बी गोन, वो जा चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। यट फिर भी देयर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स, डिस्कोर्सिंग यानी तर्क वितर्क करने वाले, विट्स यानी बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी। लेकिन फिर भी आज के वर्तमान जीवन में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो तर्क वितर्क करने वाले बुद्धिजीवी हैं, विच आर ऑफ द सेम वेन्स, वेन्स यानी वैसे नस होता है, लेकिन यहां अर्थ क्या? स्वभाव, प्रकृति,
उसी तरह की प्रवृत्ति, है ना, विच आर ऑफ द सेम मीन्स। और ये वर्तमान के जो बुद्धिजीवी हैं, जो तर्क वितर्क करने वाले बुद्धिजीवी हैं, वो भी उन्हीं की प्रवृत्ति की हैं जो अब समाप्त हो चुके। कौन? जो विचारों में अस्थिरता रखते थे, उन्हीं की तरह के हैं। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम, यद्यपि उनमें पुराने जो थिंकर्स गए हैं, समाप्त हो चुके हैं, उनकी तरह का खून इन वर्तमान वालों में नहीं है। खून से मतलब गहराई से है, ठीक है, शक्ति से है, कि उतनी गहराई उतनी शक्ति जो प्राचीन दार्शनिक लोगों में हुआ करती थी वो वर्तमान दार्शनिकों में नहीं है। एज वाज इन दोज ऑफ द एंशियंट्स, ठीक है, जितनी गहराई, जितनी ताकत, जितनी शिद्दत प्राचीन दार्शनिकों में थी उतनी इन वर्तमान वालों में नहीं है। बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर which men take in finding of truth, but it is not only the difficulty and labor, difficulty यानी परेशानी, labor यानी मेहनत, which men take जो मनुष्य उठाता है in finding out and ढूंढने में of truth यानी सत्य को। क्या कहना चाह रहा है कि झूठ को पसंद करने का कारण केवल यह नहीं है कि सत्य को खोजने में कठिनाई और मेहनत लगती है। अरे कहना यह चाहता है कि झूठ को हम लोग पसंद करते हैं, उसका कोई तो कारण होगा। तो कहता है कि झूठ को पसंद करने का कारण यह नहीं है कि हमें सत्य की खोज करने में मेहनत लगती है। यह कोई कारण नहीं है कि इस वजह से कि यार कौन सत्य को खोजेगा, यार मेहनत लगेगी, चलो झूठ को ही पसंद कर लेते हैं। यह कारण नहीं है झूठ को पसंद करने का। तो बट इट इज नॉट ओनली का मतलब केवल यह कारण नहीं है झूठ को पसंद करने का। कौन सा? कि द डिफिकल्टी, की कठिनाई आती है, एंड लेबर, मेहनत लगती है, किसको? मनुष्य को, इन फाइंडिंग आउट एंड तलाश करने में ऑफ ट्रूथ यानी सत्य को। नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज फाउंड, और यह कारण भी नहीं है कि जब सत्य मिल जाता है, इट इम्पोजेथ अपॉन मैन्स थॉट्स, तो फिर यह मनुष्य के विचारों पर नियंत्रण लगा देता है। यह भी कारण नहीं है जिसकी वजह से हम झूठ को पसंद करते हैं। इम्पोजिट यानी कंट्रोल करना। दैट डथ ब्रिंग लाइज इन फेवर, ठीक है, यह कोई कारण नहीं है जिससे हम ब्रिंग लाइज इन फेवर एंड झूठ को पसंद करना। बट नेचुरल, बल्कि बट नेचुरल, स्वाभाविक तौर पर, दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है? बल्कि इसका कारण यह भी है कि मनुष्य को स्वयं, मनुष्य को खुद को झूठ से, किससे? झूठ से, एक स्वाभाविक यानी नेचुरल, करप्ट लव यानी भ्रष्ट प्रेम होता है। वो कह रहा है, दो कारण देता है कि आप लोगों को कहीं ये लगता हो कि हम झूठ को पसंद क्यों करते हैं। पहला कारण आपको ये लगता हो कि झूठ को खोजने में कठिनाई होती है, मेहनत लगती है, ठीक है। फिर दूसरा कारण उसने बताया कि सत्य की, मान लो आपको खोज करनी पड़ती है, तो उसमें पहला कारण तो क्या बताया? सत्य की खोज में मेहनत लगती है। दूसरा कारण क्या बता रहा है? कि कहीं आपको इस बात का डर हो कि सत्य की खोज कर ली तो सत्य हमारे विचारों पर नियंत्रण कर लेगा, है। तो ये दो कारण उसने बताए हैं। वो कहता है ये दोनों ही कारण नहीं है झूठ को पसंद करने के, ठीक है, बल्कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से, नेचुरली झूठ को पसंद करता है, उसके प्रति प्रेम रखता है, झूठ के प्रति उसका प्रेम है। और इस प्रेम को उसने क्या कहा है? करप्ट लव कहा है, भ्रष्ट प्रेम, ठीक है। झूठ के प्रति उसके मन में एक भ्रष्ट प्रेम रहता ही रहता है, जैसे बुराई के प्रति रहता है। छिप करके सिगरेट पीने में रहता है, छिप कर में शराब पीने में रहता है, छिप करके कोई इलिसिट अफेयर, ठीक है, कोई रोमांटिक लव अफेयर रखने में लगता है।
ठीक है, उसके प्रति एक आकर्षण रहता है। तो वैसे ही आकर्षण एक झूठ के प्रति रहता है, ऐसा बेकन बता रहा है ना। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रेशियंस, ये स्कूल का मतलब क्या है, ये अपने नॉर्मल वाले स्कूल नहीं है भाई, ठीक है। स्कूल्स, लेटर स्कूल्स ऑफ द ग्रेशियंस, इसका मतलब बाद के यूनानी दार्शनिकों का एक समूह है। एग्जामिनेथ, तो बाद में कहीं जाकर के कुछ यूनानी दार्शनिक हुए, उन यूनानी दार्शनिकों ने एग्जामिन किया, जांच करी, विचार किया द मैटर, इस मामले में। कौन सा मामला? ऑफ ट्रुथ, सत्य का मामला, कि लोग झूठ को पसंद क्यों करते हैं, सत्य को पसंद क्यों नहीं करते, ये जो मामला है इस पर उन्होंने विचार किया। एंड इज एट ए स्टैंड, और फिर उनको बात समझ में नहीं आई, वो उलझन में पड़ गए। टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, वो सोचने लग गए यार इस मामले में है क्या, क्या कारण है, सोचने लग गए। दैट मैन शुड लव लाइज, कौन सा मामला? कि मनुष्य झूठ से प्रेम क्यों करता है, कारण क्या है, उलझन में पड़ गए। वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर, उन्होंने तो ढूंढने लगे, तो उनको लगा कि कभी कभी मनुष्य जो है आनंद के लिए झूठ बोलता है, प्लेजर के लिए झूठ बोलता है। जैसे एज विथ पोएट्स, जैसे कवि बोलता है, कवि अपनी कविता में झूठ का सहारा लेता था, थोड़ा थोड़ा मजा आता है उससे, ऑडियंस को भी आता है मजा। नॉर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट, कभी कभी मनुष्य फायदे के लिए झूठ बोलता है, जैसा कि व्यापारी लोग बोलते हैं। बट फॉर द लाइज सेक, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि मनुष्य झूठ बोलने के लिए ही झूठ बोलता है, सेक यानी के लिए है। मनुष्य को बस झूठ बोलना होता है, इसलिए वो क्या बोलता है, झूठ बोलता है। तो यहां हिंदी में देखो, बाद के यूनानी दार्शनिकों में से एक ने इस बात की जांच की और वही सोच में उलझ गया कि लोग झूठ से प्रेम क्यों करते हैं। क्योंकि कई बार झूठ न तो कवियों की तरह आनंद लेने के लिए होता है ना, और न ही व्यापारियों की तरह किसी लाभ के लिए होता है, बल्कि केवल झूठ झूठ के लिए होता है। झूठ बोला जाता है झूठ बोलने के लिए, बस मेरे को झूठ बोलना ही है, इसलिए बोला जाता है। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन फिर बेकन कहता लेकिन मैं इसका आपको सही कारण तो नहीं बता सकता, ठीक है। फिर वो आगे कहता है दिस सेम ट्रूथ, यही सत्य है, इज ए नेकेड एंड ओपन डे लाइट। सत्य क्या है? नेकेड यानी नग्न, एंड ओपन डे लाइट है, यह बिल्कुल ओपन डे लाइट यानी खुले दिन की रोशनी की तरह से है। तो सत्य की तुलना किससे कर रहा है? खुले दिन की रोशनी से कर रहा है। लाइक और एज का प्रयोग कर रहा है? नहीं, तो मेटाफर है? किसका प्रयोग है? मेटाफर का प्रयोग है, इमेजरी भी है भैया। दैट डथ नॉट शो द मास्क, और ये सत्य जो है दुनिया के जो मुखोटे हैं उनको नहीं दिखाता, अर्थात मुखोटों को उतार फेंकता है। डज नॉट, डथ नॉट शो एंड डज नॉट शो, नहीं दिखाता। द मास्क, मास्क यानी जिसने चेहरे पर आवरण लगा रखा है उसको नहीं दिखाता, अर्थात उसको हटा देता है। एंड ममरीज, ममरीज एंड ढोंग, नाटक, प्रदर्शन, एंड ट्रायम्स यानी भव्य समारोह, जीत के उत्सव, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के, हाफ सो स्टेटली यानी इतने शानदार, एंड डेंटली यानी सुंदर तरीके से, एज कैंडल लाइट्स, मतलब क्या है कि सत्य तो खुले दिन की रोशनी की तरह सीधा और स्पष्ट होता है, जो दुनिया के मुखौटों, ढोंग और भव्य दिखाओं को उतना शानदार और सुंदर नहीं दिखाता है जितना कि मोमबत्ती की रोशनी में वे दिखाई देते हैं। अरे मोमबत्ती की रोशनी में, ठीक है, रोशनी तो होती है लेकिन उसका इंपैक्ट थोड़ा अलग होता है, उसमें वो चीजें शानदार दिखती हैं। लेकिन सूर्य की रोशनी जो होती है उसमें चीजें जैसी हूबहू हैं वैसी की वैसी ही दिखाई पड़ती हैं,
ठीक है, मोमबत्ती की रोशनी में कम प्रकाश होता है, सूर्य की रोशनी में ज्यादा प्रकाश होता है। इस वजह से सूर्य की रोशनी में चीजें एज इट इज वैसे की वैसे दिखाई पड़ेंगी, मुखौटा उसमें नहीं चलेगा। मोमबत्ती की रोशनी जो है वो कम होती है, उसमें अर्ध सत्य आपको दिखाई पड़ता है, अर्थात मुखौटे भी उसमें आपको दिखाई पड़ते हैं, सूर्य की रोशनी में नहीं। तो ये बात बेकन यहां पे कहता है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ ए पर्ल, वो कहता है सत्य जो है शायद उसकी कीमत जो है मोती के समान हो सकती है, मान लेता हूं सत्य मोती की कीमत का हो सकता है। दैट शोवेथ बेस्ट बाई डे, जो दिन की रोशनी में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, अरे मोती दिन की रोशनी में बहुत अच्छा दिखता है, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड, लेकिन सत्य जो है उसकी कीमत जो है वो डायमंड जो कि मोती से भी काफी कई गुना महंगा होता है, तो सत्य की जो कीमत जो है ना, वो कहां तक नहीं पहुंच सकती, डायमंड तक नहीं पहुंच सकती, और कार्बंकल माणिक जैसा। दैट शोवेथ बेस्ट इन वेरीड लाइट्स, और ये हीरा डायमंड और ये माणक कार्बनकल जो है ये वेरीड लाइट्स जो होती है, अर्थात अलग अलग तरह की रोशनियां जो होती हैं उसमें ज्यादा चमकते हैं, ज्यादा अच्छे चमकते हैं। ये बात कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, देखो कि ट्रुथ इज कंपेयर टू ए पर्ल, सत्य की तुलना किससे करी है, पर्ल से। दैट लुक्स बेस्ट इन क्लियर डे लाइट, जो दिन के उजाले में बिल्कुल सुस्पष्ट दिखता है, जबकि वाइल फॉल्सहुड असत्य जो है उसकी तुलना किससे करी है, डायमंड और कार्बंकल से करी है। दैट अपीयर मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट लाइट्स, जो विभिन्न प्रकार की रोशनी में ज्यादा आकर्षक दिखता है, अर्थात झूठ आकर्षक होता है, सत्य बेबाक होता है। A mixture of a lie doth ever add pleasure. A mixture यानी मिलावट, of a lie है मतलब क्या है कि झूठ की थोड़ी सी मिलावट हमेशा आनंद बढ़ा देती है। ऐड यानी बढ़ाना, प्लेजर यानी आनंद, ठीक है। तो सत्य के अंदर झूठ का थोड़ा सा तड़का लगा दिया जाए तो बात का मजा आ जाता है, आनंद बढ़ जाता है। डथ एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड्स वेन ओपिनियंस, फ्लैटरिंग होप्स, false valuations, imaginations as one would and the like, but it would leave the minds of a number of men poor, shrunken things, full of melancholy and indisposition and unpleasing to themselves. लंबा सा स्टेटमेंट है भाई, है ना। मतलब क्या है, एक बार पहले हिंदी में देख लो इसको, ज्यादा अच्छे से सुस्पष्ट हो जाएगा। पहला वाक्य हमने देख लिया था कि झूठ की थोड़ी सी मिलावट हमेशा आनंद बढ़ा देती है। बाद में देखो क्वेश्चन मार्क है, और शुरुआत देखो किससे, हेल्पिंग वर्ब से है, यानी आपका ये प्रश्न जो है वो किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। तो देखो यहां पे कि क्या कोई व्यक्ति इस बात पर संदेह करता है, डथ एनी मैन डाउट, क्या कोई व्यक्ति संदेह करता है कि यदि लोगों के मन से निरर्थक विचार, कि दैट इफ देयर वर टेकन आउट यानी निकाल लिया जाए, मेन्स माइंड यानी मनुष्य के मन से, वेन ओपिनियंस यानी निरर्थक विचार, खुशामदी आशाएं यानी फ्लैटरिंग होप्स, गलत धारणाएं यानी फॉल्स वैल्यूएशंस, और तरह तरह की कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, ठीक है, निकाल दी जाए एंड टेकन आउट, तो बहुत से लोगों के मन सिकड़े हुए हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों के मन कैसे बचेंगे, पुअर श्रंकन, बेचारे सिकड़े हुए से, उदासी और बेचैनी से भरे हुए, यानी फुल ऑफ मेलांकली एंड इनडिस्पोजिशन। तो लोगों के मन कैसे बचेंगे, सिकड़े हुए, उदास और बेचैन बचेंगे।
और वे स्वयं को भी अच्छे नहीं लगेंगे, एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, और वो खुद को भी अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब क्या है? बेकन सुझाव दे रहा है दैट पीपल ऑफन एंजॉय लाइज, लोगों को अक्सर झूठ बोलना पसंद होता है, बिकॉज इल्यूशंस, क्योंकि झूठ, ये भ्रम जो है, फॉल्स होप्स, ये झूठी उम्मीदें, एंड इमेजिनेशन, झूठी कल्पनाएं, मेक लाइफ मोर प्लीजेंट, उससे इनका जीवन, लोगों का जीवन ज्यादा प्लीजेंट बन जाता है, ज्यादा सुखद बन जाता है। विदाउट देम, इन सब के बिना, किन के बिना? फॉल्स होप, फॉल्स इमेजिनेशन, इनके बिना मैनी माइंड्स, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मन, यानी बहुत सारे लोग, वुड बिकम सैड एंड अनहैप्पी, यानी बिना झूठ के बहुत सारे लोग जो है दुखी और उदास हो जाएंगे, ऐसा वो कहता है। अर्थात लोगों को झूठ बोलना पसंद है, और उनके जीवन से यदि झूठ को निकाल दिया जाए तो फिर वो लोग परेशान हो जाएंगे। वन ऑफ द फादर्स, यानी प्रारंभिक ईसाई धर्मगुरु, चर्च फादर्स, इन ग्रेट सिविरिटी, यानी बड़ी कठोरता के साथ, कॉल्ड पोइजी, पोइजी यानी पोइट्री, ठीक है, वाइनम डैमिनम, देखो लेटिन अल्यूशन है, ठीक है, लेटिन भाषा में है, वाइनम डेनुनम, वाइनम यानी वाइन, दारू, और डैमनम, डेमन, राक्षस, ठीक है। तो वाइनम डेमनम का मतलब क्या हो? दानवों की मदिरा, अर्थात डेविल्स वाइन। तो पुराने ये जो ईसाई धर्म गुरु हैं या चर्च के पादरी हैं, इन्होंने झूठ के लिए क्या कहा? झूठ को क्या कहा? सॉरी, झूठ को नहीं, पोइट्री को क्या कहा? पोइट्री को इन्होंने कहा दानवों की मदिरा है, राक्षसों की शराब है कविता, अर्थात भ्रष्ट चीज है। और कविता में क्या होता है? झूठ होता है। कविता हकीकत थोड़ी होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है, कल्पना की झूठी है। बिकॉज इट फायरेथ एंड भड़काना द इमेजिनेशन। क्यों कहा उन्होंने दानवों की मदिरा? क्यों कहा कविता को? क्योंकि कविताएं हमारी कल्पनाओं को भड़काती हैं। एंड यट, लेकिन फिर भी, इट इज बट विद द शेडो ऑफ ए लाई। और फिर भी बेचारी कविता में तो थोड़ा सा ही झूठ होता है, पूरा झूठ थोड़ी होता है। फिर भी एक चर्च के पादरी ने इसको दानवों की मदिरा कह दिया, तो विशुद्ध झूठ को वो क्या कहेगा? अर्थात विशुद्ध झूठ तो और भी बड़ी बुरी चीज होगी, ठीक है। अर्थात कविता जिसमें थोड़ा सा झूठ होता है उसको भी दानवों की मदिरा की संज्ञा दे दी गई ईसाई धर्म गुरु के द्वारा। तो उसके सामने यदि एक नग्न असत्य आकर के खड़ा हो जाएगा तो उसको तो वो बहुत बड़ी संज्ञा देगा। इसका मतलब छोटा सा झूठ रखने वाली कविता भी जब दानवों की मदिरा कहलाई जा सकती है, तो फिर झूठ को तो और भी बड़ा तमगा दिया जाएगा। बट इट इज नॉट द लाई दैट पासिद थ्रू द माइंड एंड मन, यानी वह झूठ हानिकारक नहीं होता जो केवल मन में आकर गुजर जाता है। बट इट इज नॉट द लाई, केवल ये वो झूठ नहीं है, दैट पासिथ थ्रू, जो गुजर जाता है, द माइंड, मन में। अर्थात एक ऐसा झूठ जो हमारे मन में आया, थोड़ी देर कुछ क्षणों के लिए रुका, फिर चला गया, ठीक है, तो वो उतना हानिकारक नहीं है। बट द लाई, लेकिन वो झूठ, दैट सिंकेथ इन यानी सिंक एंड डूबना, बैठना, पैंदे में बैठना, लेकिन जो हमारे मन की गहराई में बैठ जाए, आकर के बाहर नहीं निकले, गुजरे नहीं, बल्कि वहीं बैठ जाए हमारे मन में, एंड सेटलथ, और वहीं सेटल हो जाए, स्थायी रूप से जम जाए, इन इट किसके लिए? मन के लिए, हमारे मन में। दैट डथ द हर्ट, वो झूठ ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो दो तरह के झूठ बताए हैं, एक तो मन में आता और चला जाता है, कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक मन में आता है, ठीक है, वहीं पर सिंक, गहराई में उतरता है और वहीं सेटल, ठीक है, वहीं स्थायी रूप से जम जाता है, बैठ जाता है, वो ना हानि पहुंचाता है।
सच एज वी स्पेक ऑफ बिफोर। और इसके बारे में हमने पहले भी बात करी, इसी झूठ के बारे में। तो मन में दो तरह से आता है, एक तो आया और चला गया तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन आया और मन में बैठ गया तो वो करेगा नुकसान। ठीक है। बट हाउस एवर these things are thus in men's depraved judgments and affections, yet truth which only doth judge itself teacheth that the inquiry of truth, which is the love making or wooing of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, and the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, टुकड़ों में करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाउस एवर यानी चाहे, ठीक है। दीज थिंग्स आर दस इन मेन्स डिप्राइव्ड जजमेंट्स। डिप्राइव्ड यानी भटकी हुई, ठीक है, और जजमेंट्स यानी गलत निर्णय, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे मनुष्य के निर्णय और भावनाएं कितनी ही भ्रष्ट और भटकी भी क्यों ना हो, बट हाउस एवर चाहे क्यों ना हो, दीज थिंग्स आर दस इन मेन्स डिप्राइव्ड जजमेंट्स एंड अफेक्शंस, अर्थात मनुष्य की इच्छाएं, उसके निर्णय भले ही कितने भी भटके हुए क्यों ना हो, यट ट्रुथ फिर भी सत्य जो है, ठीक है, विच ओनली डथ जज इटसेल्फ, जो स्वयं अपना न्याय करता है। सत्य क्या करता है? स्वयं अपना न्याय करता है। टीचेथ दैट, वो ये सिखाता है, द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ, कि सत्य की खोज करना, विच इज द लव मेकिंग, सत्य की खोज करना क्या है? जो उससे प्रेम, मतलब सत्य की खोज करने का मतलब क्या है? सत्य से स्वयं से प्रेम करना है। और वुइंग, वुइंग यानी उसे पाने का प्रयास करना है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ ट्रुथ, और सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान क्या है? विच इज द प्रेजेंस ऑफ इट, अर्थात सत्य का उपस्थित होना, सत्य का आपके समक्ष आना, है ना, अर्थात उसके साक्षात उपस्थित होने के समान है। सत्य का ज्ञान क्या है? साक्षात उस सत्य के उपस्थित होने के समान ही है। एंड द बिलीफ ऑफ ट्रुथ, और सत्य पर विश्वास, सत्य पर विश्वास क्या है? विच इज द एंजॉइंग ऑफ इट, अर्थात सत्य के ऊपर विश्वास करने का मतलब है उसके आनंद का अनुभव करना है। इज द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, अर्थात ये सारी चीजें मिलकर मानव प्रकृति का सर्वोच्च कल्याण है। सोवरेन गुड यानी सबसे बड़ा कल्याण, किसका? ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब क्या है इसका? एक बार फिर से हिंदी में पढ़ के समझ लो इसको, थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, थोड़ा सा दार्शनिक फिलोसॉफिकल टोन है, इसलिए थोड़ा समझ में थोड़ा हो सकता है कम आए, लेकिन एक बार आप फिर से इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चाहे मनुष्य के निर्णय और भावनाएं कितनी भ्रष्ट और भटकी हुई क्यों ना हो, फिर भी सत्य जो कि स्वयं अपना न्याय करता है, सत्य हमें यही सिखाता है कि सत्य की खोज करना, खोज करना क्या है? जो उससे प्रेम करना है, उसे पाने का प्रयास करना है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करना यानी सत्य के साक्षात दर्शन करना है, और सत्य पर विश्वास करना यानी उसका आनंद को अनुभव करना है। ये सारी चीजें ना, यही मिलकर के सर्वोच्च मानव कल्याण का निर्माण करती है। कि मानव कल्याण के लिए सर्वोच्च कार्य यदि कोई है तो वो क्या है? सत्य के पास रहना, सत्य की खोज करना, सत्य के दर्शन करना, सत्य का आनंद उठाना। ये काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन का कल्याण होता है। ये बात यहां पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मानव के लिए इसने क्या कहा? सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है? सत्य है। द फर्स्ट क्रीचर ऑफ गॉड, अर्थात
सॉरी मनुष्य नहीं है, सॉरी भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे पहली चीज। इन द वर्क्स ऑफ डेज, वर्क्स ऑफ डेज कौन से हैं? बाइबल में जिक्र है भाई, वर्क्स ऑफ डेज कौन से हैं? वो 6 दिन, ठीक है। 7वां दिन रविवार, षष्ठी के 6 दिनों का कार्य है ना, बिब्लिकल क्रिएशन, बाइबल में जिक्र है। वाज द लाइट ऑफ द सेंस, तो सबसे पहले ईश्वर ने जब इंसान को बनाया, उसका सबसे पहली चीज क्या बनाई? लाइट ऑफ द सेंस, इंद्रियों की रोशनी, अर्थात देखने समझने की क्षमता बनाई। द लास्ट और अंतिम क्या बनाई? द लाइट ऑफ रीजन, रीजन यानी विवेक, जिसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। इन तर्क और बुद्धि की रोशनी इसको प्रदान करी ईश्वर ने। एंड इज सब्बात, सब्बात यानी रविवार यानी विश्राम का दिन, यानी वर्क एवर सिंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट। वर्क एवर सिंस, और जब से कार्य किया तब से कुछ लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत ही कृपा दृष्टि रहती है कि ईश्वर उसकी आत्मा को, स्पिरिट को इल्यूमिनाइट करते रहते हैं, अर्थात उसको अब भी सत्य की या जो आध्यात्मिक जो रोशनी है उसको प्रदान करते रहते हैं। इसको पढ़ो, देखो कि सृष्टि के दिनों के कार्यों में ईश्वर की पहली रचना क्या थी? इंद्रियों का प्रकाश था। अरे इंद्रिय, हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, जिसमें देखना, सुनना, चखना, छूना, ये तो शामिल होता है। तो देखना ये क्या है? इंद्रियों का प्रकाश, अर्थात देखने की क्षमता है। अंतिम रचना बुद्धि का प्रकाश था। अंतिम हमें आशीर्वाद क्या दिया? बुद्धि दी, सोचने विचारने तर्क करने की क्षमता दी। और तब से, एवर सिंस, तब से उसके विश्राम के दिन का कार्य, ईश्वर जब विश्राम करता शब्बात को, रविवार को, ठीक है, तो उसका कार्य क्या है? मनुष्य की आत्मा को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करना है। और वो दिव्य प्रकाश ही इशारों इशारों में कहना चाह रहा है, वो है भैया सत्य। क्या है? सत्य। तो बैकन रेफर्स टू द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ क्रिएशन। यहां पर इन पंक्तियों में बिब्लिकल स्टोरी क्रिएशन जो है उसको इसने रेफरेंस दिया है, ठीक है। यहां पर 3 प्रकार की रोशनी बताई है, लाइट ऑफ सेंस, लाइट ऑफ रीजन और लाइट ऑफ स्पिरिट। 3 प्रकार की रोशनी की इसने बात करी है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ये आपके आगे और काम में आएगा। फर्स्ट ही ब्रेथ्ड लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और कयोस। अब उसका जिक्र फिर से करता है कि सबसे पहले ईश्वर ने अव्यवस्थित पदार्थ या अराजकता पर प्रकाश फैलाया। अरे कयोस ही था, चार तरफ अराजकता थी, घुप अंधेरा था यूनिवर्स में। तो सबसे पहले ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय वहां पर रोशनी फैलाई, ठीक है। बाइबल पैराडाइज लॉस्ट बुक 3 उसकी ओपनिंग लाइन भी है कि लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वाज देयर। ईश्वर ने कहा कि रोशनी हो जाए, तुरंत उनके कहने से मात्र से ही रोशनी हो गई, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट की जो शुरुआती पंक्तियां हैं उसमें इसका जिक्र है। तो सबसे पहले ईश्वर ने रोशनी करी, देन ही ब्रेथ लाइट, फिर उसने मनुष्य के भीतर ज्ञान दिया, इनटू द फेस ऑफ मैन। फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस का मतलब अंदर। फिर मनुष्य के अंदर उसने ज्ञान डाला, प्रकाश डाला। एंड स्टिल ही ब्रेथेथ एंड इंस्पिरेथ लाइट। और अब भी ईश्वर क्या करता रहता है? उस ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश को अब भी डालता रहता है। कहां? इनटू द फेस ऑफ हिज चोजन। अपने चुने हुए लोगों के मन में आज भी निरंतर ज्ञान और सत्य का प्रकाश भरता रहता है, अर्थात गिने चुने लोगों के मन में ही, अर्थात जो ईश्वर के अनुयायी होते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन लोगों को आज भी ईश्वर जो है वह आध्यात्मिक ज्ञान जो है सत्य के रूप में उनको बख्शता रहता है, देता रहता है। सबको नहीं देता, बेकन ये कहता है, चुने हुए को देता है। द पोइट, फिर वो कहता है ये कौन हो सकते हैं? पहले तो कवि, दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट। ये कवि जिसने उस दार्शनिक मत को सुंदर ढंग से व्यक्त किया था, दैट वाज अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट, जो अन्य मतों की तुलना में कुछ कम महत्वपूर्ण माना जाता था। इंफीरियर यानी कम महत्वपूर्ण।
टू द रेस्ट यानी अन्य मत, ठीक है। सैथ यानी सैड, सैथ यट एक्सेलेंटली वेल। तो वो कवि जो ऐसी बात कहता है, फिर से देखो, कवि जिसने उस दार्शनिक मत को सुंदर ढंग से व्यक्त किया था जो अन्य दार्शनिक मतों की तुलना में कम महत्वपूर्ण था, इन्फीरियर था, ठीक है, वही कवि आज एक अच्छी बात कहता है। तो ये दार्शनिक मत कौन सा भाई? तो शुरुआत में कहा था ना, प्राचीन दार्शनिक लोग हुआ करते थे, उन्होंने सत्य के बारे में ये बात कही थी। तो उन्हीं का नाम लेके कह रहा है कि उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। क्या अच्छी बात कही थी? वो ये है कि इट इज ए प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर, कि बड़ा आनंद का पल होता है। इट इज ए प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर, कि हम एक किनारे पे खड़े हों, एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी, और हम समंदर में किसी जहाज को उथल पुथल होते हुए देखते रहे हों। प्लेजर, खुशी मिलती है। टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ ए कैसल, वैसी खुशी हमें तब भी मिलती है जब हम एक किले की खिड़की में खड़े हों, एंड टू सी अ बैटल, नीचे युद्ध हो रहा हो, उसको देख रहे हों, एट द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो, और नीचे जो एडवेंचरस घटनाएं घटित हो रही हों युद्ध में, उनको देख के आनंद आता है। तो उससे क्या कहा? समुद्र के किनारे खड़े होकर जहाजों को समुद्र में तूफान से जूझते हुए देखना एक आनंद होता है। दूसरी बात क्या कही? कि किसी किले की खिड़की पर खड़े होकर नीचे युद्ध और इसके रोमांचक दृश्य देखना भी आनंद देता है, ठीक है। बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल, लेकिन कोई प्लेजर जो है वो कंपेरेबल नहीं है टू द स्टैंडिंग अपॉन द वांटेज ग्राउंड। वांटेज ग्राउंड यानी ऊंचा और लाभदायक स्थान, ऑफ ट्रुथ, यानी लेकिन सबसे कहीं अधिक आनंददायक है सत्य के ऊंचे स्थान पर खड़ा होना। कि दूर खड़े हो किनारे पे, समुद्र में जहाज जूझ रहा है तूफान से, उसको देखते हुए आनंद आता है। ऊपर किले में खड़े हो सुरक्षित, नीचे युद्ध चल रहा है, देखने में आनंद आता है। लेकिन कहता है दुनिया के सारे आनंद फीके हैं, उस आनंद के समक्ष वो आपको तब मिलता है जब आप सत्य के ऊंचे स्थान पर खड़े हों, यानी आप सत्यवादी हों, ठीक है। तो सत्यवादी होने में जो आनंद होता है वो दुनिया के और किसी आनंद में वो आनंद नहीं है। ए हिल नॉट टू बी कमांडेड, यानी सत्य के किले पर खड़े होना, सत्य की ऊंचाई पर खड़े होना ठीक वैसे है जैसे आप उस पहाड़ी पर खड़े हो जिसको कोई जीत नहीं सकता, कोई दूसरा नियंत्रित नहीं कर सकता, इन्हें सच्चे व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। एंड वेयर द एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीरीन, सीरीन पवित्र, निर्मल, और जहां की हवा हमेशा साफ सुथरी, शांत और निर्मल रहती है, यानी माहौल साफ सुथरा, शांत, निर्मल रहता है, मन ऐसे रहता है उस सत्यवादी आदमी का। एंड टू सी द एरर्स एंड वॉन्डरिंग्स एंड मिस्ट एंड टेम्पेस्ट इन द वेल बिलो, और वहां उस ऊंचाई पर खड़े होकर के वो सत्यवादी व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? वहां से नीचे की घाटी में लोगों की भूलें, एरर्स, वॉन्डरिंग्स एंड भटकाव, मिस्ट एंड धुंध, और टेम्पेस्ट एंड तूफान, इन सब को ऊंचाई से देखता रहता है। अर्थात वो दूसरे लोगों के जीवन में झांक करके उनकी झूठ, उनकी भूल, गलतियां सबको देखता रहता है और उसको आनंद आता है। यार अपन तो सत्य हैं, सत्यवादी हैं, ठीक है, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे, इसलिए वो दूसरे में जो गलतियां हैं, उनके झूठ है, भटकाव है, तूफान है, उथल पुथल, उनको देख सकता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे ऊपर किले में खड़े होकर नीचे आप युद्ध देख रहे हो। सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विद पिटी। तो फिर वो कहता है लेकिन ये दृष्टि, ये प्रोस्पेक्ट आप में है ना, ठीक, अच्छी बात है, आप सत्यवादी हैं, लेकिन घमंडी मत बनिए। हमेशा इस प्रकार की जो
दृष्टि है, प्रोस्पेक्ट है, उसमें दया और करुणा, ये दोनों साथ जरूर रखिए। बी विथ पिटी, दया रखिए इसमें। नॉट एंड नॉट विथ स्वेलिंग, स्वेलिंग एंड फूलना, क्या से? घमंड से। किन से? घमंड से। और प्राइड, ठीक है? तो आप ठीक है, अच्छी बात, आप सत्यवादी हैं, लेकिन घमंड मत रखिए, करुणा रखिए। Certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth। मतलब क्या है कि निश्चित रूप से पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा सुख यह है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, इट इज हेवन अपॉन अर्थ, की धरती पर स्वर्ग तब है, टू हैव ए मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, कि जब मनुष्य का मन जो है दया और प्रेम में चलता रहे, मूव, चलता रहे, माइंड यानी मन, चैरिटी यानी दया में, दान में, परोपकार में, रेस्ट इन प्रोविडेंस, प्रोविडेंस यानी ईश्वर की व्यवस्था, ठीक है? रेस्ट यानी आराम करना, शांत रहना, ठीक है? और ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें आसक्ति रखे। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ, और सत्य के सिद्धांतों पर स्थिर रहे, सत्यवादी रहें, ईश्वर में यकीन रखें, ठीक है? दया और प्रेम रखें, तो फिर धरती पर ही स्वर्ग है आपके लिए। तो बेकन क्या कह रहा है कि धरती पर स्वर्ग कब है किसी व्यक्ति के लिए? पहली चीज, सत्यवादी रहे, दया और प्रेम रखे, घमंड नहीं रखे, और ईश्वर की जो व्यवस्था है, सृष्टि है, उसमें यकीन रखे। बस इतना करता रहे तो बड़ा सुखी हो जाएगा। टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड धार्मिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रुथ टू द ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस, यानी सामाजिक या व्यवहारिक जीवन के काम। तो कहता है धार्मिक और दार्शनिक सत्य से हटकर यदि हम सामाजिक और व्यवहारिक जीवन के सत्य की ओर आए, इट विल बी एक्नॉलेज्ड, ठीक है? तो यह बात उन लोगों द्वारा भी स्वीकार की जाएगी, ठीक है? इवन बाय दोज, उन लोगों के द्वारा भी स्वीकार जाएगी। कौन से लोग? दैट प्रैक्टिस इट नॉट, जो स्वयं इसका पालन नहीं करते हैं। अरे जो स्वयं सत्य नहीं बोलते, वो लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो बेकन अपनी आगे बात जारी रखता, यह कहता है कि थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ट्रुथ जो है ना, उसकी बजाय हम सिविल बिजनेस यानी सामाजिक और व्यवहारिक जीवन जो है उसके सत्य की ओर आए। तो मैं जो बात कहने वाला हूं उस बात को वो लोग भी स्वीकार करेंगे, एग्री करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे जो सत्य नहीं बोलते हैं। क्या बात है? दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैन्स नेचर, कि स्पष्ट और सीधा साधा व्यवहार मनुष्य के स्वभाव का सम्मान है। अर्थात दैट क्लियर, स्पष्ट, एंड राउंड डीलिंग यानी स्पष्ट और ईमानदार व्यवहार जो है, इज द ऑनर, सम्मान है, ऑफ मैन्स नेचर, मनुष्य स्वभाव का, है ना? मनुष्य स्वभाव का सम्मान किसको बताया है? कि इसका व्यवहार क्लियर और राउंड होना चाहिए, यानी स्पष्ट और ईमानदार व्यवहार होना चाहिए। इस बात को कौन लोग स्वीकार करेंगे? वो लोग जो सत्य नहीं बोलते हैं, अर्थात झूठ बोलते हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे, बेकन कहता है। एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड्स, मिक्सचर यानी मिलावट, और फॉल्सहुड यानी झूठ की, है ना, इज लाइक अलॉय, अलॉय यानी धातु की मिलावट, इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, विच मे मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बेसेथ इट, एम्बेसेथ यानी उसकी शुद्धता को खराब करना। क्या कहना चाह रहा है? कि झूठ की मिलावट सोने और चांदी के सिक्कों में धातु की मिलावट के समान होती है। अरे सत्य में थोड़ी सी झूठ की मिलावट क्या है? जैसे आपने सोने का या चांदी का कोई सिक्का लिया, उसको गड़ाया, उसके अंदर थोड़ी मिलावट मिला दी किसी धातु की, तो ठीक वैसे ही है, ठीक है? अब प्योर गोल्ड है, उसमें आप थोड़ी सी मिलावट मिला देते हैं तो अच्छा काम करता है। क्यों? कि प्योर गोल्ड का यदि आप कुछ बना लेंगे तो पिचक जाएगा, थोड़ी सी उसमें मिलावट करनी जरूरी है ना?
तो बेकन कह रहा है कि थोड़ी सी मिलावट करने पर, ठीक है, वो गोल्ड या सिल्वर जो है उसका काम तो आसान हो जाएगा, वो काम तो अच्छे से कर लेगा, लेकिन उसकी शुद्धता और मूल्य जो है वो कम हो जाएगा, है ना। इसलिए सत्य को बरकरार रखा जाना चाहिए। For these windings and crooked courses are the goings of the serpent, which goeth basely upon the belly and not upon the feet. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है these windings, windings and टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते, छल और crooked courses यानी बेईमान या छलपूर्ण तरीके। तो ये झूठ के लिए कह रहा है कि लोग जो हैं वो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते हैं, ठीक है, जीवन में बेईमानी करते हैं, छलपूर्ण तरीके अपनाते हैं। ये सब चीजें क्या हैं? आर द गोइंग्स, ठीक है, गोइंग्स एंड चाल ऑफ द सरपेंट। ये तो सांप की चाल होती है, इंसान तो सीधा चलता है, सांप यो 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 करके चलता है, ठीक है। विच गोएथ बेसली, बेसली बेसली का मतलब नीचता से, जो नीचता से चलता है, गोएथ यानी गो, अपॉन द बेली एंड नॉट अपॉन द फीट। वो तो इस प्रकार का व्यवहार जो है सांप की तरह से होता है। वो सांप जो पेट के बल चलता है, नीचता से चलता है, नीचे चलता है, ठीक है, पेट के बल चलता है, नॉट अपॉन द फीट, पांव पर नहीं चलता। इसका मतलब, कहने का मतलब कि ये सब क्या झूठ से तुलना कर रहा है, अर्थात झूठ रेंगता है सांप की तरह से, झूठ के पांव नहीं होते सांप की तरह से। इसलिए कहते हैं ना अपने आप ही कि झूठ का पांव को नहीं हुआ है, कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, ये अपने आप ही कहते हैं, हर जगह हर लैंग्वेज में कहते हैं, बेकन भी कह रहा है। देयर इज नो वाइस दैट डथ सो कवर ए मैन विद शेम एज टू बी फाउंड फॉल्स एंड परफीडियस। बहुत बड़ी बात कहता है कि मनुष्य को शर्म से ढक देने वाली कोई भी बुराई इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि झूठा और विश्वासघाती पाया जाना। कि बाकी के आरोप एक तरफ, किसी व्यक्ति पर झूठा या विश्वासघाती होने का आरोप लगाया जाता है तो वो सबसे बड़ा आरोप होता है। ये बात कह रहा है, ठीक है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए मॉन्टेन, मॉन्टेन कौन भैया? फ्रेंच राइटर, फादर ऑफ एसे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। एंड देयरफॉर मॉन्टेन सेथ प्रिटिली, इसीलिए मॉन्टेन ने बड़ी खूबसूरती से एक बात कही है। वेन ही इंक्वायर्ड, कब कही? वेन ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड एंड कारण जानना, द रीजन, जब उसने कारण जानने की कोशिश करी, why the word of the lie should be such a disgrace and such an odious charge। तो इसीलिए मॉन्टेन ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, कब? कि जब उसने यह जानना चाहा कि झूठ बोलने का आरोप इतना अपमानजनक और घृणित क्यों माना जाता है, ठीक है, तब उसने एक बात कही, सैथ ही, तब उसने कही, इफ इट बी वेल वेड, वेड, अरे वेट से बना यार, वजन, अर्थात ध्यान से विचार किया जाए, बात पर थोड़ा जोर दिया जाए, वजन दिया जाए। टू से दैट ए मैन लाइथ, कि ये कहना कि कोई मनुष्य झूठ बोलता है, इज एज मच टू से, ये उतना ही कहने के समान है, एज दैट ही इज ब्रेव टुवर्ड्स गॉड। यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि कोई मनुष्य झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ईश्वर तो उसको देख रहा है ना, इसका मतलब उसने ईश्वर के समक्ष बहुत बहादुरी दिखाई झूठ बोल करके, देख हे ईश्वर तुझे तो पता है, लेकिन देख मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं। तो झूठ बोल करके कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? ईश्वर नामक सत्ता जो है उसके समक्ष बहादुरी दिखा रहा है, उसको चुनौती दे करके। एंड ए कोवर्ड, दूसरी तरफ साथ ही साथ में वो एक ऐसा कायर व्यक्ति भी है टुवर्ड्स मैन, मनुष्य के प्रति, जिस दूसरे मनुष्य से झूठ बोल रहा है, इसका मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको सच बोले, अर्थात हिम्मत नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोवर्ड, कायर है।
है ना। तो उसने कहा कि यदि इस बात पर ठीक से विचार किया जाए तो किसी मनुष्य को झूठा कहना ठीक ऐसा है मानो कहा जाए कि वह ईश्वर के सामने तो निर्भीक है लेकिन मनुष्यों के सामने कायर है। ठीक है। फॉर अ लाई फेसेस गॉड, क्योंकि झूठ जो है वो ईश्वर का सामना करेगा। अरे तुमने तो झूठ बोल दिया, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना, यानी ईश्वर से उसका सामना हो रहा है। एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, और दूसरी तरफ तुम मनुष्य जिससे तुम झूठ बोल रहे हो उससे तुम सिकुड़ करके पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुम सच नहीं बोल पा रहे हो। श्योरली द विकेडनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रेथ ऑफ फेथ, सॉरी ब्रीच ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ फेथ ने विश्वासघात, कैनॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड एज इन दैट इट शैल बी द लास्ट पील टू कॉल द जजमेंट्स ऑफ गॉड। जजमेंट्स ऑफ गॉड यानी ईश्वर का न्याय, सृष्टि का अंतिम दिन होता है, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, सारे जीवित मर जाएंगे और ईश्वर धरती पे आके सबका न्याय करेगा। तो ईश्वर का दंड या न्याय। अपॉन द जनरेशंस ऑफ मैन इट बीइंग फोरटोल्ड दैट इवन क्राइस्ट कमेथ, जो सदियों जो जनरेशन से ये घोषणा करी जा रही है, फोरटोल्ड भविष्यवाणी करी जा रही है कि न्याय होगा, क्राइस्ट खुद आएगा। ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, और आकर के देखेगा यार धरती पर तो विश्वास बचा ही नहीं, लोग झूठे ही झूठे हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि झूठ ईश्वर का सामना करता है लेकिन मनुष्य से डरकर पीछे हटता है। ये बात तो पहले क्लियर हो गई थी। निश्चय ही झूठ और विश्वासघात की बुराई को इससे अधिक कठोर रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि यह अंततः है वह अंतिम घोषणा होगी, डूम्सडे, डे ऑफ जजमेंट, जो मनुष्य की पीढ़ियों पर ईश्वर के दंड को बुलाएगी। कि जनरेशंस, कई जनरेशंस बीत जाती हैं, मर गई, दफन पड़ी हैं, फिर ईश्वर आएगा, भाई मान लो 10 पीढ़ियां बीत गई, अब आऊंगा, चलो भाई 100 पीढ़ियां बीत गई, अब आऊंगा न्याय करने के लिए, डे ऑफ जजमेंट। क्योंकि पहले से ही यह भविष्यवाणी की गई है क्या, कि जब ईसा मसीह आएंगे तो उन्हें पृथ्वी पर विश्वास नहीं मिलेगा। बाइबल में कहा गया है कि एक दिन ईश्वर, ईसा मसीह है, स्वयं धरती पर आएगा। जिस दिन वो आएगा आज तक जितने भी मुर्दे धरती में गड़े पड़े हैं वो सब बाहर निकल आएंगे और जो जीवित है वो मर जाएंगे। ठीक है। और फिर वो मुर्दे जो हैं उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उनका फैसला किया जाएगा। ये बात जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो कहता है कि जब वो ईसा मसीह है, वो ईश्वर खुद धरती पर जिस दिन आएगा ना, वो आकर के देखेगा यहां तो फैथ, विश्वास है ही नहीं, यहां पर तो झूठ ही झूठ फैला पड़ा है, सब लोग झूठे हैं यहां तो, है ना। ये देखेगा वो आकर के। तो यहां पर आपका निबंध जो है खत्म होता है। क्या कहना चाह रहा है देखो लास्ट में, कि लाइंग एंड ब्रेकिंग ट्रस्ट आर एक्सट्रीमली सिनफुल। झूठ बोलना, किसी का विश्वास तोड़ना, ये एक्सट्रीमली सिनफुल है, अत्यंत पापमय है। बिकॉज दे ऑफेंड गॉड, क्योंकि ऐसा करके हम ईश्वर के प्रति जघन्य अपराध कर रहे हैं। एंड फियर ह्यूमंस एंड सच डिसऑनेस्ट, और मनुष्य के प्रति, मनुष्य के मन में भय उत्पन्न कर रहे हैं। एंड सच डिसऑनेस्टी, और इस प्रकार की बेईमानी विल अल्टीमेटली ब्रिंग डिवाइन जजमेंट अपॉन मैनकाइंड, और इस प्रकार की बेईमानी जो है ना, वो एक दिन पक्का ही मानव जीवन में क्या ले आएगी, वो ले आएगी डिवाइन जजमेंट। क्यों? ईश्वर को जल्दी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? वो देखेगा यार सारी जगह बेईमानी, झूठ ये फैला पड़ा है, चलो अब जल्दी चलो धरती पे सफाया करो झूठ का और सत्य का राज होने दो, है ना। तो ये आपका निबंध है, एमसीक्यूज इसके जल्दी करेंगे जैसे ही वक्त मिलता है बेटा। ठीक है। थैंक यू आप सभी को इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू।